नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। आज हम बात करेंगे सीरिया में इजरायल के हवाई हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीरिया की जमीन पर इजरायल और तुर्की आमने सामने आने से बाल बाल बच गए हैं। सीरिया के मुताबिक इजरायल ने तुर्की सीमा से करीब 70 किलोमीटर दूर अबू अल दुहर एयरबेस पर 8 हवाई हमले किए। इजरायल ने भी इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। तो इजरायल का आरोप है कि सीरिया एयरबेस पर तुर्की सैनिकों की तैनाती की इजाजत देकर उसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा था, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। तुर्की में अमेरिकी राजदूत और सीरिया के लिए ट्रंप प्रशासन के विशेष दूत टॉम बराक ने कहा है कि इस हमले के बाद इजरायल और तुर्की के बीच सीधे सैन्य टकराव का वास्तविक खतरा पैदा हो गया था। दरअसल तुर्की की सेनाओं को कथित तौर पर यह जानकारी नहीं थी कि इजरायली विमान सीरिया के उसी सैन्य ठिकाने की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें यह भी पता नहीं था कि विमानों का मकसद क्या है। ऐसे में अगर तुर्की को लगता है कि उसके सैनिकों या ठिकानों पर हमला होने वाला है तो हालात बेहद तेजी से बिगड़ सकते थे। यानी सीरिया में एक एयर स्ट्राइक ने इजरायल और तुर्की को आमने सामने ला खड़ा करने का खतरा पैदा कर दिया था। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई और मामला सीधे सैन्य टकराव तक नहीं पहुंचा। अब अमेरिका इजरायल और सीरिया के बीच पहले से मौजूद डी कॉन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। इसमें तुर्की को भी शामिल किया जा सकता है। यानी संदेश साफ है, सीरिया इस वक्त सिर्फ इजरायल और सीरिया के तनाव का मैदान नहीं है। यहाँ तुर्की की मौजूदगी ने समीकरण बेहद पेचीदा कर दिए हैं और अगर समय रहते भरोसेमंद संचार चैनल नहीं बनाए गए तो एक छोटी सी गलतफहमी भी पूरे क्षेत्र को बड़े सैन्य टकराव की तरफ धकेल सकती है। और ऐसे में इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में स्थिरता पर अमेरिका की बड़ी पहल देखने को मिली है। अमेरिका बोला संयम और बातचीत ही आगे का रास्ता है। तो सीरिया की संप्रभुता और इजरायल की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। इजरायल, तुर्की, सीरिया से अमेरिका की बातचीत जारी है। ट्रंप की अगुवाई में मिडिल ईस्ट में बातचीत को बढ़ावा। अमेरिका का विजन समृद्ध मिडिल ईस्ट और स्थिर सीरिया अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहे, ये कहना है अमेरिका का। इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का अमेरिका ने समर्थन किया है। तो सीरिया की स्थिरता के लिए बातचीत पर अमेरिका का जोर भी बना हुआ है। तो ट्रंप की अगुवाई में मिडिल ईस्ट में बातचीत को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। अमेरिका का विजन समृद्ध मिडिल ईस्ट और स्थिर सीरिया। तो सीरिया के रिश्ते अमेरिका से अब धीरे धीरे बेहतर भी हो रहे हैं। तो सीरिया अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहे, ये कहना है अमेरिका का। और ऐसे में इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का भी अमेरिका ने सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। तो यहाँ पर अमेरिका बीच की स्थिति में सामने दिख रहा है, मध्यस्थता की स्थिति में, और सीरिया की स्थिरता के लिए बातचीत के रास्ते की बात कहते हुए नजर आ रहा है ट्रंप। तो ऐसे में यहाँ पर देखना होगा कि अमेरिका की पहल किस तरह से मिडिल ईस्ट में शांति लाती है, किस तरह से स्टेबिलिटी लाती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से इजरायल ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक की है वो कहीं ना कहीं रिश्तों को और ज्यादा खराब कर सकती है। और आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़े हुए हैं, साथ रिटायर्ड मेजर विराट मिश्रा जी जुड़े हैं और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरा माहौल बना हुआ है, साय सर आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल इस पूरी स्थिति का आकलन आप कैसे करेंगे और ये जो मिडिल ईस्ट में एक तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है इसे हम कैसे देखें? जैन गीतू, सीरिया एक बहुत ही अलग किस्म की लीडरशिप में है। पिछले कई दशकों से वहां पे टोटल टर्मोइल, कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई सिस्टम, कोई संस्था ऐसी नहीं है। आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट है सीरिया के, जिसको अमेरिका ने ओके किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है, बात कर रहा है। मेरे ख्याल पहली बार ऐसा हुआ है कि सीरिया का कोई प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में जाके प्रेसिडेंट से मिला है। ये बड़ी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं विद द बैकग्राउंड कि ये प्रेसिडेंट साहब पहले अल कायदा के मेंबर थे। अल कायदा वही जिसको CIA ने, अमेरिका ने 9/11 के लिए दोषी करार दिया था और बिन लादेन को पाकिस्तान में एलिमिनेट किया। तो आप समझ सकती हैं कि इस थिएटर में क्या हो रहा है। एक्स अल कायदा का मेंबर आज की तारीख में व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से मिलता है और अमेरिका उसको ओके करता है टू लीड द सीरियन गवर्नमेंट। असाद की गवर्नमेंट जब हटी थी 25 में, दिसंबर 24 या 25 में उनको हटा था और ये मोहम्मद जो अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उन्होंने टेक ओवर किया।
अभी यहाँ पे तुर्की का ये बेनिफिट है कि तुर्की किसी भी एंटिसिपेटेड इजरायली स्ट्राइक जो कि तुर्की पे कभी भी हो सकती है, क्योंकि तुर्की नेक्स्ट ईरान बनना चाहता है इस एरिया का, और इस तरह की मजबूत सैन्य संगठनों को बढ़ा रहा है। डिफेंस पैक्ट मक्का किया, फिर अपने मतलब दे आर मैन्यूवरिंग टू बिकम द नेक्स्ट ईरान, द लीडर ऑफ दिस एरिया, जिसको इजराइल एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्राइमरली ये सारे इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। तो जी तुर्की बिल्कुल। की और एक कोशिश साहिल है। सर, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रही हूँ, ये भी बताइए कि इन तीनों देशों को अगर हम समझें तो अभी फिलहाल क्या कुछ रिश्ते इनके बने हुए हैं? तो अभी मौजूदा स्थिति आप कैसे आकलन करते हैं? क्या रिश्ते स्थिर हैं या ऐसा लग रहा है कि भविष्य में इजराइल पर ये रिश्ते भारी पड़ सकते हैं? क्या कुछ मौजूदा हालात है? ये तो प्रेजेंटली जो स्टेटस को मेंटेन करने की बात की गई थी वो सीरिया और इजराइल के बीच में थी, कि जो भी स्थिति है सीरिया का इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, वो वैसे ही यथास्थिति बरकरार रहेगी। लेकिन हाँ, इसमें इजराइल ने 3 बार अपने पोजीशंस को चेंज किया है। पहले यथास्थिति बरकरार रहेगी टुवर्ड्स द सदर्न एज ऑफ सीरिया, जो इजराइल से लगा हुआ बॉर्डर है। फिर उन्होंने बोला नहीं, सेंट्रल एंड सदर्न, मतलब थोड़ा और आगे बढ़े। और अब वो कहते हैं कि ऑल ओवर सीरिया जो मिलिट्री पोजीशनिंग है वही स्टेटस बना रहना चाहिए। और ऐसे में अगर तुर्की ने अपना एक बफर जोन क्रिएट करने के लिए, सीरिया का इस्तेमाल करने के लिए वहां एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाने की कोशिश की, ताकि इजराइल अगर कोई हमला करता है तुर्की पे तो ये सारे हमले सीरिया के ऊपर से जाएंगे और इन जहाजों को या इन मिसाइल्स को सीरिया के ऊपर ही गिराने की तुर्की कोशिश करेगा। वो सीरिया के साथ भी गेम खेले। जी गीतू, मैं वापस आऊंगा। बिल्कुल। और ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है क्या भविष्य में ये बड़ा खतरा पैदा कर सकती है? मेजर विराट, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि क्या लग रहा है अब जिस तरह से हमला हुआ है, हालांकि अमेरिका बीच में आ गया है, बीच बचाव करने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका की क्या सोच यहाँ पर चल रही है इस वक्त? देखिए गीतू जी, अमेरिका पहले ही इन्वॉल्व है ईरान के साथ पूरे बॉम्बिंग और बाकी सारी चीजों में। पर यहाँ देखने वाली बात यह है कि इजराइल एज अ राष्ट्र, एज अ देश किस तरीके से ऑपरेट करता है। ये विश्वास करता है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में, अग्रिम हमलों में। आप पहले से तैयारी करें, कुछ हमारे ऊपर हमला करें, उससे पहले ही मैं आपको नष्ट कर दूंगा। तो उसी तरीके की तैयारी ये देखने को मिली इजराइल की, जब इन्होंने सीरिया में ये 8 एयर स्ट्राइक्स करी हैं। टर्की अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है सीरिया में, और जैसा कि अभी साया सर बता भी रहे थे कि सीरिया आज की डेट में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है इजराइल से, अमेरिका से। उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इस तरीके के बातचीत को मानने वाले हैं कि भाई हमें अभी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना है, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। सीरिया की बात कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में इजराइल ने जब ये देखा कि तुर्की ने यहाँ पे अपना ये एयरबेस को सही करने की कोशिश करी है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको वापस से मेंटेन करने की कोशिश है, ये जो एयर स्ट्रिप थी एक बहुत समय से डिसयूज में थी, तो इसको सही करने की बात थी। पर वहां पे तुर्की आके अपने फौज भेजता और उसको सब इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करता, उससे पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी है इजराइल ने। और ये दिखा दिया है कि कोई भी देश, क्योंकि अगल बगल इजराइल के जितने भी देश हैं वो उसके खिलाफ है, इन टर्म्स ऑफ उसके एग्जिस्टेंस को भी मानते नहीं है। ऐसे भी देश हैं कई सारे। तो इजराइल का कहना है कि अगर मुझे अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व करना है, बचाना है, तो मुझे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करनी होंगी। ईरान में भी इजराइल ने जो हमले किए वो इसी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का हिस्सा थे कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनने देंगे। सीरिया में अगर हमले किए तो इनका कहना है कि हम तुर्की का किसी भी तरीके से यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं मानेंगे। और एक छोटी सी बात और बताऊंगा कि जो सीरिया और इसका बॉर्डर है इजराइल का, वो बहुत पास में है, यानी कि 40-50 किलोमीटर जो उनका सदर्न टिप है और इनका जो नॉर्दर्न टिप है वो सिर्फ 40-50 किलोमीटर की दूरी है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई और तीसरा देश आके सीरिया में बैठता है, यानी कि तुर्की, और डिस्टेंस बिल्कुल पास में है, तो ऐसी स्थिति में इजराइल के लिए ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं होगा, और इसीलिए ये एयर स्ट्राइक्स की गई है। जहां तक बात है तुर्की की, तो देखिए तुर्की, जैसा सर भी बोल रहे थे, वो अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है, वो अपने आप को एक ज्यादा समृद्ध देश मानता है भी, और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी वो काफी आगे है। तो ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ है, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं इजराइल वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करके ये दिखाना चाहता है कि भाई तुर्की, तुम अपनी जगह पे रहो, अपने आप को बहुत बड़ा पावर समझने की गलती मत करो, हम तुम्हारे ऊपर भी स्ट्राइक करने को तैयार रहेंगे। हाँ, ये पूरा जो माहौल है ये कहीं ना कहीं एस्केलेट कर सकता है। इस बात से अमेरिका डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि डरा क्या, वो इस बात को नहीं बढ़ने देना चाहता, क्योंकि फोकस ईरान से कहीं और हटके दूसरी जगह चला जाएगा और एस्केलेशन के
चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। जहां तक आपने एक छोटी सी बात, लास्ट बात और कहूंगा, आपने ये बात कही कि यहाँ पे डी कॉन्फ्लिक्शन सेल्स बनाने की बात है। ये डी कॉन्फ्लिक्शन सेल्स क्या करते हैं, तुर्की और इजराइल के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल्स एस्टैब्लिश करेंगे, जिससे अगर कल को कोई घटनाक्रम होता है तो ये दोनों देश की जो शीर्ष लीडरशिप है आपस में बात कर सके, ताकि किसी तरीके का कोई अनहोनी ना हो जाए। ये ना लगे कि आप मेरे ऊपर हमला करने आ रहे थे जबकि आप हमला नहीं करने आ रहे होते और मैंने आप पे वापस हमला कर दिया। तो इस तरीके से गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं गलत एयर स्ट्राइक्स ना हो जाए, इस तरीके की चीज को रोकने के लिए ये डीकॉन्फ्लिक्शन सेल्स बनाए जाते हैं। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर, सीरिया में तुर्की की सेना पर तनाव बढ़ गया है। सीरिया में तुर्की की मौजूदगी पर इजराइल सख्त, और सीरिया में तुर्की की सेना पर नेतन्याहू की चेतावनी। नेतन्याहू का तुर्की को सीधा संदेश, पीछे हटें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है। बेंजामिन नेतन्याहू बोला कि ऐसा ना करें, तुर्की को संदेश दिया था लेकिन सुना नहीं है, ये कहना है नेतन्याहू का। संदेश नहीं माना तो बेहतर तरीके से समझाया है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר? המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה. देखिए, नेतन्याहू यहाँ पर कह रहे हैं कि क्योंकि पहले बोला था लेकिन नहीं सुना, तो फिर उसके बाद उन्होंने बेहतर तरीके से समझा दिया है। साइसर यहाँ पर ये देखिए, निशाना था तुर्की और इस्तेमाल किया गया सीरिया का, सीधे तौर पर यही माना जाए। और बेंजामिन नेतन्याहू बड़े धड़ल्ले से इस बात को कह भी रहे हैं। नेतन्याहू इधर टुवर्ड्स अक्टूबर एंड, जब उनका इलेक्शन होने वाला है, थोड़े ज्यादा बोल्ड एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। पहले थोड़ा और मैच्योर्ड एक्सप्रेशंस देते थे, तो दैट इज ओके, वो उनका पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है, बिकॉज लोग उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, वो फार राइट के मेंबर हैं, लीडर हैं। सीरिया के बारे में ये बात कर रहे थे, वो एक्चुअली तुर्की के बारे में नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है। ये जो आपने क्लिप दिखाया है, ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस सीरियन लीडरशिप, कि हमने सीरिया को बता रखा है कि आप तुर्की के लिए कोई टुकड़ी अंदर नहीं आने देंगे, उनका कोई एस्टैब्लिशमेंट बेसिस नहीं बनाएंगे। लेकिन एयरबेस तुर्की के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा था। नहीं, वो एयरबेस तो सीरिया का ही है, डिसयूज्ड है, जैसा कि विराट ने अभी बताया। बहुत दशकों से, मेरे ख्याल 1-10 साल से, अगर आप उसकी स्थिति भी देखें तो पता चल रहा है कि वो डिसयूज था। सीरिया उसको अपग्रेड करना चाह रहा था, ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी मोसाद के पास कि सीरिया इस एयरबेस को ऑपरेशनलाइज करने जा रहा है। और ये बात इजराइल को अच्छे से पता है कि इस तरह के बेसेस एक बार एक्टिव हो जाते हैं तो फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसीलिए ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी। और ऐसा भी कहा है, फ्लैश पॉइंट जस्ट फॉर योर व्यूअर्स, कि इजराइल ने इस हमले की जानकारी तुर्की को दी थी। हालांकि तुर्की ने इसको डिनाई किया है, क्योंकि ऐसे वक्त पे एक फ्लैश पॉइंट होता है जब तुर्की के रेडार्स ऐसा कैप्चर करेंगे कि सीरिया के ऊपर या इजराइल से कोई एयर असॉल्ट, एयर अटैक हो रहा है, उनको रेडार्स पे दिख रहा है कि जहाज आ रहे हैं अटैक करने के लिए। तो इसका कोई तरीका नहीं है पता लगाने का कि तुर्की के रेडार्स ये पता लगा पाए कि ये जहाज सीरिया में ही बॉम्बार्डमेंट कर देंगे या मिसाइल्स मार दी जाएंगी या वो तुर्की के अंदर मारेंगे, क्योंकि 50-60 किलोमीटर के आसपास है ये एयरबेस तुर्की की बॉर्डर से। तो तुर्की के रेडार्स एक बार को बहुत अलर्ट हुए थे और ये चांसेस थे, जैसा कि वो अब कह रहे हैं, कि हम इस पे रिटेलिएट करने की तैयारी कर रहे थे, बिकॉज उन्हें नहीं पता कि हमारी तरफ आने वाले जहाज हमसे 50 किलोमीटर पहले ही रुक जाएंगे, हमारी तरफ आने वाली मिसाइलें पहले ही कहीं टारगेट पे मार देंगी या हमारे ऊपर आ जाएंगी। उसके बाद इट इज अ मैटर ऑफ मिनट्स। तो ये फ्लैश पॉइंट को अवॉइड करने के लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स के बारे में भी आपको बताना पड़ता है इंटरनेशनल लॉज के तहत उन देशों को जिन पे ये खतरा हो सकता है या जिनका एयर स्पेस आप वायलेट कर रहे होते हैं, जो इजराइल कहता है कि हमने किया है। तो ये डिसयूज एयरफील्ड को रीएक्टिवेट करने की जो तुर्की की चाहत थी, वो प्राइमरली, जैसा कि मैंने कहा, सीरिया को अपना बफर जोन, इजराइल का तुर्की पे अटैक हो उससे पहले ही हम सीरिया के ऊपर उनके जहाजों को एंगेज कर लेंगे, इस करके। और वैसे जनरल इंफॉर्मेशन ये भी है कि सीरिया में ऑलरेडी नॉट तुर्की बल्कि इजराइल की कई टुकड़ियां मौजूद हैं अंडर अंडरस्टैंडिंग, और मोसाद ने शायद परसों फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सीरिया से मोसाद के चीफ ने बात की है, उनको लार्जर पिक्चर बताने के लिए कि हम तुर्की के अगेंस्ट हैं, अभी हम सीरिया के साथ मिलकर बात करने को तैयार हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर अजिताभ सिंह जी भी जुड़ गए हैं। अजिताभ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे में हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक तरह से हमला जो हुआ है इजराइल का,
सीरिया पर, और इसी को लेकर भविष्य में क्या कुछ समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर चर्चा हो रही है। तो क्या माना जाए डॉक्टर अजिताभ, अभी अगर हम बात करें इन तीनों देशों के बारे में तो कैसे संबंध रहेंगे और किस तरह से भविष्य आप इन मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का देख रहे हैं? देखिए गीतू जी, एक तरह से कह लीजिए राष्ट्रपति ट्रंप के लिए झटका भी है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे जो त्रिगुट बना है, मक्का त्रिगुट, वो कहीं ना कहीं काम करता दिख रहा है। एक तरफ तो यमन में देख लीजिए सऊदी अरब अपनी सेना भेजने की तैयारी, सरकार का समर्थन, इनफैक्ट सऊदी सरकार समर्थित सरकार ही यमन में है। दूसरी तरफ सीरिया में तुर्की अपनी दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, और जो एयरफील्ड पे जो अटैक हुआ है, खबरें यहाँ भी आई हैं कि तुर्की का एक मिलिट्री डेलीगेशन ऑलरेडी वहां विजिट कर चुका था ठीक अटैक से पहले। तो इसलिए ये इजराइल के लिए खतरे की घंटी थी, और वो अपने बॉर्डर पे तुर्की को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि तुर्की से उसका 36 का आंकड़ा है, और ऑलरेडी गोलन हाइट्स जो सीरिया का एरिया है वो इजराइल ने कब्जा कर रखा है पहले से, वो तो छोड़ने से रहा अभी। तो ये सारे, एक तरफ ये मक्का त्रिगुट जो है, इसकी कहीं ना कहीं घेराबंदी की कोशिश है कि किसी तरह से जहां से भी अटैक हो रहे हैं ईरान के द्वारा, जो उसके प्रॉक्सीज हैं उसको बैलेंस किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, वो इनकी तमन्ना होगी। और राष्ट्रपति ट्रंप बल्कि सीरिया पे ये भी दबाव बनाते दिखे हैं कि वहां से हिजबुल्लाह पे वो सीरिया अटैक करे और हिजबुल्लाह को कंट्रोल करे। तो एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप की ये चाहत है, लेकिन इजराइल उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर तुर्की ऑलरेडी इस नई जो सीरिया में सरकार बनी है उसका समर्थक है, अगर तुर्की वहां अपने बेस बनाता है तो निश्चित रूप से इजराइल के लिए वो खतरा और बढ़ने की संभावना दिखती है, क्योंकि ये तिरगुट कहीं ना कहीं इजराइल को बैलेंस करने ही बना है। तो ऐसे में ये मामला और पेचीदा होता दिख रहा है मुझे। जी बिल्कुल, और ऐसे में अब समझना होगा कि आखिर फिलहाल जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो भविष्य में क्या कुछ संकेत देता हुआ नजर आएगा। विजय विराट, अगर यही हालात बने रहे तो क्या माना जाए, अभी जो टेंशन्स लगातार हम देख रहे हैं विश्व मंच पर, वो अब कम नहीं होंगी, और एक तीसरे विश्व युद्ध की बात भी कही जा रही है। तो क्या ये सारे समीकरण ऐसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भविष्य में अगर चीजें सही नहीं हुई तो उस तरफ ये जाता हुआ दिख रहा है? गीतू जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात तो नहीं कहूंगा कि अभी तुरंत में या हाल में दिख रही हो सामने, बट बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। जितना भी ये मिलिट्री गेम चल रहा है देशों के बीच में, इतना मिलिट्री मनूवर्स हो रहे हैं, इतने ज्यादा फौजें इधर से उधर जा रही हैं, हमले हो रहे हैं, और इतने सारे नेशंस इन्वॉल्व हो गए मिडिल ईस्ट में, जिसको बहुत मुश्किल से संभाला जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।